कितने टाइम में ठीक होता है। उसके फेशियल पैरालिसिस को रिवर्स करने में पेशेंट घबरा जाता है, पैनिक करना शुरू करता है, तो भी आप कंटिन्यूअसली च्यूइंग करें। नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर पुरु धवन और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फेशियल पैरालिसिस के बारे में, जिसे आम शब्दों के अंदर बेल्स पैल्सी भी कहा जाता है और चेहरे का लकवा भी कहा जाता है। तो इस वीडियो के अंदर हम फेशियल पैरालिसिस के कारणों के अंदर गहराई में जाएंगे, उसको समझने की कोशिश करेंगे, कितने टाइम में ठीक होता है ये फेशियल पैरालिसिस, इसको भी जानेंगे और कौन कौन सी एक्सरसाइज एक फेशियल पैरालिसिस के पेशेंट को हेल्प कर सकती है उसके फेशियल पैरालिसिस को रिवर्स करने में, वहाँ की मसल्स को स्ट्रेंथ अप करने में, ये भी हम जानेंगे इसी वीडियो के अंदर। जब भी किसी व्यक्ति को फेशियल पैरालिसिस होता है तो जब अपना फेस टेढ़ा दिखता है, बोलने में दिक्कत दिखता है, खाना नहीं खा पा रहा, खाना गिरे जा रहा है, तो जब ये सिम्टम देखना शुरू करता है तो पेशेंट अक्सर इसको दूसरे लकवे पैरालिसिस से कंपेयर करना स्टार्ट कर देता है। पेशेंट घबरा जाता है, पैनिक करना शुरू करता है। मगर वहीं पर जब वो हॉस्पिटल जाता है तो वहाँ पर डॉक्टरों का जो रवैया देखता है तो वो बहुत थोड़ा अजीब सा देखता है, डॉक्टर सीरियस ही नहीं लगते। तो पेशेंट को कभी ये समझ में नहीं आता कि उसके साथ हो क्या रहा है। इसके पीछे कारण ये है, वो है नॉलेज का। एक पेशेंट को नॉलेज नहीं होती है कि फेशियल पैरालिसिस क्या होता है, मगर एक डॉक्टर को पता होता है कि फेशियल पैरालिसिस क्या बीमारी है। दोनों की नॉलेज की वजह से एक जो पेशेंट उसे सीरियसली ले रहा है, वहीं पर डॉक्टर उसे बहुत हल्के में ले रहा होता है। क्यों ले रहा होता है, किस वजह से ले रहा होता है, इसके बारे में अब हम बात करने वाले हैं। जब किसी को फेशियल पैरालिसिस होता है, वो पैनिक करते हुए हॉस्पिटल पहुंचता है। डॉक्टर सबसे पहले उसके हाथ पैर चेक करते हैं कि हाथ पैर में कोई कमजोरी तो नहीं, पहला क्वेश्चन ये। जैसे ही पेशेंट डॉक्टर को पता लगता है कि हाथ पैर में कोई कमजोरी नहीं है, डॉक्टर अपना थोड़ा सा रिलैक्स हो जाता है। रीज़न क्या होता है, क्योंकि फेशियल पैरालिसिस एक ऐसी बीमारी है जो सेल्फ लिमिटिंग है, यानी 99.9% केसेस के अंदर ये अपने आप ठीक होने वाली बीमारी होती है। उसमें पेशेंट मेडिसिन ले या ना ले, ये अपने आप ठीक हो जाती है। जैसे हमारा जुकाम है, अगर कोई पेशेंट जुकाम की मेडिसिन लेता है तो भी ठीक होता है, अगर वो नहीं भी लेता तो भी ठीक होता है। इसी तरह से फेशियल पैरालिसिस भी अपने आप ठीक होने वाली बीमारी है। और अगर आप किसी डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर आपको प्रिकॉशनरी बेसिस पे कुछ मेडिसिन एडवाइस भी करता है। वो मेडिसिन कौन सी एडवाइस करता है? आपको एडवाइस किया जाता है स्टेरॉइड, दूसरा आपको एडवाइस किया जाता है एंटीवायरल मेडिसिन। ये इसलिए दिया जाता है क्योंकि ये जो फेशियल पैरालिसिस है, इसको ये माना जाता है कि ये बॉडी के अंदर वायरस की वजह से हुआ है। जब किसी वायरस की वजह से हमारी फेशियल नर्व इरिटेट होनी शुरू हो जाती है तो उसमें इन्फ्लेमेशन यानी सूजन आ जाती है। जब सूजन आती है तो क्या होता है कि ये जो नर्व है, जो आपके पूरे फेस की मांसपेशियों को चला रही है, वो आगे काम नहीं कर पाती, जो आगे अपना मैसेज को कन्वे नहीं कर पाती, मसल्स तक मैसेज नहीं जा पाता, तो उसका रिस्पॉन्स क्या होता है कि मसल्स मूव नहीं कर पाती और आपका जो फेस है वो टेढ़ा होना शुरू हो जाता है। स्माइल करने पे दूसरी साइड तो पूरा फेस जाएगा, बट ये वाला फेस मूव नहीं करता क्योंकि मैसेज तो आया मगर नर्व ने उसे मसल तक नहीं भेजा। इसकी वजह से क्या हुआ कि फेस जो है हमारा टेढ़ा होने लगा। इसी वजह से हमारा खाना खाने में दिक्कत, हमारा चेहरा टेढ़ा नजर आना शुरू हो जाता है, बोलने में दिक्कत महसूस होती है, थोड़ी सी स्पीच जो है वो स्लर्ड हो जाती है। ये इसलिए क्योंकि जो नर्व है जो ब्रेन से आ रही है, जिसका काम है फेस की मसल्स को कमांड देना, वो कमांड नहीं पा रही, जिसकी वजह से फेशियल पैरालिसिस हुआ। तो हमने अब तक ये जाना कि फेशियल पैरालिसिस 99% केसेस के अंदर सेल्फ लिमिटिंग होता है, इसलिए इस डॉक्टर इसको बहुत सीरियसली नहीं लेते। बस आपको ये फर्क करना होता है कि ये फेशियल पैरालिसिस है या फिर ब्रेन स्ट्रोक। उन दोनों को फर्क करने के लिए आपको अपने हाथ के पावर को देखना पड़ता है, लेग की पावर को देखना पड़ता है। अगर आपके फेस पे कमजोरी आ रही है और आपके हाथ पैर में भी साथ में कमजोरी आ रही है, मतलब यहाँ पर है जो दिक्कत है वो ब्रेन स्ट्रोक की है, जो कि एक गंभीर दिक्कत होती है। मगर अगर सिर्फ आपके फेस पे दिक्कत आई है, आपके हाथ पैर की कमजोरी बिल्कुल भी नहीं है, हाथ पैर बिल्कुल परफेक्टली काम कर रहे हैं, तो ये फेशियल पैरालिसिस है और ये हुआ है वायरस की वजह से, जो कि सेल्फ लिमिटिंग होता है, यानी अपने आप ठीक होने वाली बीमारी होती है। मगर फेशियल पैरालिसिस के अंदर 1% वो लोग होते हैं जिनके अंदर ये जो फेशियल पैरालिसिस है ये ऑलमोस्ट आपको लगने लगता है कि परमानेंट होना शुरू हो गया, क्योंकि जो इन्फ्लेमेशन है वो धीरे धीरे अगर उसका ध्यान नहीं रखा जाता वो क्रॉनिक होनी शुरू हो जाती है। कभी अगर हम मेडिसिन लेते हैं तो भी उसका असर हमारे फेशियल पैरालिसिस पे नजर नहीं आता। कुछ हद तक इंप्रूवमेंट होती है बट पूरी तरह से इंप्रूवमेंट नहीं हो पाती और फेस हमारा काफ़ी लंबे टाइम तक जो है डिफॉर्म बना रहता है। तो अगर आपका फेशियल पैरालिसिस 1 महीने से ज़्यादा पुराना है तो पूरे चांसेस हैं कि आपका जो फेशियल पैरालिसिस है वो परमानेंट टाइप का है और वहाँ पर हमें काम करने की ज़रूरत होती है। और जब ऐसा हो तो हमें और गहराई में जाना पड़ता है और देखना पड़ता है कि हम क्या क्या इस चीज़ के लिए कर सकते हैं और किन किन वजह से ये जो फेशियल पैरालिसिस है ये परमानेंट टाइप का हो रहा है। तो अगर हम फेशियल नर्व को देखिए कि वो किस तरह से आती है और कहाँ पर उसके कंडक्टेंस में दिक्कत होनी शुरू होती है। फेशियल नर्व जो होती है हमारे स्कल के छोटे से छेद से होकर निकलती है, यहाँ से छोटा एक छेद होता है उसमें से होकर निकल रही होती है। तो कभी जब सूजन आती है तो क्या होता है कि
इन्फ्लेमेशन की वजह से वो जो नर्व है वो साइज़ में बड़ी हो जाती है और वो जो छेद जहाँ से वो निकल रही है स्कल का, उसमें वो टाइट हो जाती है, फँस जाती है, जिसकी वजह से वो आगे अपना काम नहीं कर पा रही होती। तो अगर हम ऐसे पेशेंट जिनका फेशियल पैरालिसिस परमानेंट टाइप का है उसको आराम देना चाहते हैं, तो हमें सबसे पहले क्या काम करना पड़ेगा कि जो नर्व है जिसमें इन्फ्लेमेशन है उसे ख़त्म करना पड़ेगा, क्योंकि जब तक वो इन्फ्लेमेशन जाएगी नहीं, वो जो नर्व है जो अपने ऑरिफिस के अंदर, छेद के अंदर, स्कल के ऑरिफिस के अंदर फंसी हुई है, वो ढंग से काम नहीं कर पाएगी। तो हम क्या करेंगे, पहले ऐसा ट्रीटमेंट स्टार्ट करेंगे जो मेडिसिन के थ्रू होगा, जो वहाँ की नर्व को सूथिंग करने के लिए एंटी इन्फ्लेमेटरी इफेक्ट दिखाएगा और नर्व की कंडक्टेंस को बढ़ाएगा। जब हम ये दोनों ही चीज़ें करते हैं तो नर्व की कंडक्टेंस वापस आनी शुरू हो जाती है। इसमें सबसे बड़ी दिक्कत वाली बात ये होती है, जिन पेशेंट के अंदर 1 महीने से ऊपर का ज़्यादा टाइम हो चुका होता है, वहाँ पर एलोपैथिक मेडिसिन काम करना बंद कर देती हैं, उनके रिजल्ट्स देखने को नहीं मिल रहे होते हैं। ऐसे पेशेंट को थोड़ा सा अलग तरीके से ट्रीट करना पड़ता है, हमें नर्व की स्ट्रेंथनिंग पे काम करना पड़ता है और नर्व की जो अंदर जो स्वेलिंग है उसे ख़त्म करने के लिए एंटी इन्फ्लेमेटरी मेडिसिन का यूज़ करना पड़ता है, जिसमें जो आयुर्वेद है वो बहुत अच्छा हेल्प करना स्टार्ट करता है। उसके कुछ एग्जाम्पल मैं आपको इस वीडियो के एंड पे दूंगा। इस वीडियो के एंड पे मैं आपको ऐसे पेशेंट से मिलवाऊंगा जिनका जो पैरालिसिस था, फेशियल पैरालिसिस 10 साल पुराना था, और 10 साल पुराना पैरालिसिस कितने कम टाइम में ठीक हुआ ये आप खुद जानोगे। मगर अभी हम चलते हैं फेस की एक्सरसाइज की तरफ, फेशियल मसल्स की कैसे हम स्ट्रेंथनिंग कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो सबसे ईजी काम है वो है च्यूइंग, यानी अगर आप कोई च्युइंगम है जिसको आप बहुत लंबे टाइम तक च्यू करते रहेंगे तो उससे क्या होगा, आपके फेस के सारी मसल एक साथ आपकी स्ट्रेंथनिंग होनी शुरू होगी। दूसरी चीज़ का आपने ध्यान क्या रखना है कि आपने जो भी खाना खाना है अपनी पैरालिसिस वाली साइड से खाने की कोशिश करनी है, ना कि अपनी करेक्ट साइड से। हो सकता है कि आपका खाना गिरे, हो सकता है आपका पानी गिरे, बट हमने उससे घबराना नहीं है, हमने करते रहना है, क्योंकि हमें अपने फेस की उस पैरालिसिस साइड की जो मसल्स हैं उन्हें स्ट्रेंथन अप करके रखना है। दूसरी चीज़, तीसरी चीज़, हमें फेस की एक्सरसाइज करना ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर हमारा फेशियल पैरालिसिस लंबे टाइम से बना हुआ होता है तो क्या होता है कि हमारे फेस की मसल्स वीक होना शुरू हो जाती है, क्योंकि उनमें मूवमेंट नहीं हो रही होती। अगर मूवमेंट हो रही है तो वो थोड़ी सी हो रही है, तो अगर हम आपकी फेस की मसल्स कमज़ोर पड़नी शुरू हो जाएगी और आपके फेशियल नर्व ठीक भी हो जाए और वो फेस की जो मसल्स है वो मूव करने लायक ना हो, तो उस मेडिसिन का, उस ट्रीटमेंट का कोई फ़ायदा नहीं होता। तो हमें दोनों ही चीज़ों पे साथ काम करना पड़ता है। हमें फेस की मसल्स को स्ट्रेंथ दे के रखना पड़ता है, ताकत बनाए रखना होता है, और दूसरी चीज़ क्या करनी होती है, नर्व जो इन मसल्स को कमांड करेगी उसके अंदर कंडक्टेंस को हमें बनाए रखना होता है। तो फेशियल पैरालिसिस की एक्सरसाइजेज जो होती है वो बहुत फ़नी होती हैं। इसको करने के लिए आपको एक मिरर की ज़रूरत पड़ती है, जिसमें आप अपने आप को देख सकें कि कौन सी मसल्स मूव कर रही है, कौन सी मसल मूव नहीं कर रही, और उसको कैसे मूव करना है ये भी आपको मिरर के सामने होता है। फेशियल पैरालिसिस की जो एक्सरसाइज होती है वो बहुत फ़नी होती है, उसमें आपको बहुत डिफरेंट टाइम के अपने फेस के एक्सप्रेशंस बनाने होते हैं। मैं आपको कुछ एग्जांपल देता हूँ, अगर आप उनको मेरे साथ करेंगे या इस वीडियो को देखने के बाद दोबारा से चला के देखेंगे तो आपको बहुत अच्छी हेल्प मिल जाएगी कि किस तरह से एक्सरसाइज करके आप अपने फेस की मसल्स को स्ट्रेंथ दे सकते हो। तो शुरुआत करते हैं एक्सरसाइज नंबर 1 से। वो आपने क्या करना है, आपने अपने फिंगर को अपने पैरालिसिस वाली साइड पे रखना है और दोनों साइड को एक साथ ऊपर उठाना है। दोनों साइड की एक साथ एक्सरसाइज करने से फ़ायदा ये होता है कि अगर आप इस साइड की एक्सरसाइज कर रहे हो तो इस साइड को आप इनकरेज करते हो मूव करने के लिए। अगर हम सिंगल साइड करना चाहें तो इसका इतना अच्छा इफेक्ट देखने को नहीं मिलता। तो जब भी आप फेशियल एक्सरसाइजेस करें तो दोनों साइड की इकट्ठे करें, क्योंकि जब आप दूसरी साइड की करेंगे तो आपका जो पैरालिसिस साइड है उसे इंकरेजमेंट मिलती है और ये इंकरेजमेंट फ़ायदेमंद ही होती है। इसी तरह से हमने इसको ऊपर उठाया, अब हम इसको एंग्री फेस बनाएंगे कुछ इस तरह की, अपने आईब्रो को अंदर की तरफ लेकर आएंगे। इसके लिए हम क्या कर सकते हैं कि अपने फिंगर्स को थोड़ा सा सेंटर की तरफ हम आगे की तरफ झुका सकते हैं, इससे क्या होगा, असिस्टमेंट मिलती है। इस तरह से आप अपनी आईब्रो की एक्सरसाइज कर लेते हैं। अब चलते हैं अपने नोज़ की तरफ। अब हमें नोज़ के साथ क्या करना होता है, अपने नाक को फुलाना होता है, नाक की जो नॉस्ट्रिल्स होते हैं इनको फुलाना होता है। कुछ लोग इसको बाहर की तरफ फुलाते हैं और कुछ लोग इसको नीचे की तरफ फुलाते हैं। तो जिस तरह भी आप इसको फुलाएं, आपने अपने पैरालिसिस वाली साइड की नॉस्ट्रिल को असिस्ट करना होता है। जैसे मैं अगर नाक को फुलाता हूँ तो इस तरह से फुलाया, तो ये वाली साइड को मैं असिस्ट करूँगा, इस तरह से हम एक्सरसाइज करेंगे। और अगर आप जब नाक फुलाते हैं तो नीचे की तरफ फुलाते हैं तो आप इसको नीचे की तरफ इस तरह से पुल कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि यहाँ की जो हमारी जो मसल्स हैं उनको ताकत मिलेगी, एनर्जी मिलेगी, उनको वहाँ पर स्ट्रेंथ मिलनी शुरू होगी। जब आपकी नर्व से कंडक्टेंस आनी शुरू होंगी तो ये वाली मसल्स वीक नहीं होंगी, वो काम करने लायक
बनी रहेंगी। अब चलते हैं अपने लिप्स की एक्सरसाइजेस की तरफ। जब हम लिप्स के बारे में बात करते हैं तो अक्सर हम एक एक्सप्रेशन बहुत अच्छा बनाना चाहते हैं, वो है स्माइल करते हुए। तो जब एक पैरालिसिस वाला पेशेंट, फेशियल पैरालिसिस वाला पेशेंट स्माइल करता है तो लिप्स उसके एक साइड मूव करते हैं, दूसरी साइड के मूव नहीं करते। तो हम क्या करेंगे, हम उसको असिस्ट करेंगे कुछ इस तरह से। इसी तरह से जैसे हम नाराज़ होते हैं, हम क्या करते हैं, अपने फेस को थोड़ा सा नीचे की तरफ लेके जाते हैं, कुछ इस तरह से। तो हम क्या करेंगे, इसको हेल्प करेंगे। तो हमने डिफरेंट फेस के एक्सप्रेशंस बनाने होते हैं और उनको असिस्ट करना होता है। अब यार सबसे इंपॉर्टेंट मसल्स का वो है आपकी चीक। आपकी चीक की जो मसल्स हैं आपको खाना का चबाने में हेल्प करती है और मोस्ट ऑफ द टाइम वही सबसे ज़्यादा काम भी करती हैं। और इनकी स्ट्रेंथ देने के लिए हमें ये दिन की 2-4 मिनट की एक्सरसाइज काम नहीं करती। तो जितने भी पेशेंट साइंस इंजीनियरिंग में आते हैं फेशियल पैरालिसिस के, मैं उनको एडवाइस करता हूँ कि आप दिन में 2 से 3 घंटे चिंगम ज़रूर च्यू कीजिए, क्योंकि जब आप चल रहे हैं, गाने सुन रहे हैं, कुछ पढ़ रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, तो भी आप कंटिन्यूसली च्यूइंग कर रहे हैं। और ये च्यूइंग आपको हेल्प करती है आपकी पूरी फेस की मसल्स की एक्सरसाइज एक साथ करने में। आप जाने अनजाने में बहुत लंबे टाइम तक एक्सरसाइज कर जाते हैं, जिसका बेनिफिट सीधा आप लोगों को मिलता है। अब चलते हैं फेशियल मसाज की तरफ कि किस तरह से फेशियल मसाज कर हम अपनी फेस की मसल्स को थोड़ा सा फ्लेक्सिबिलिटी दे सकते हैं, थोड़ी सी स्ट्रेंथ दे सकते हैं। फेशियल मसाज के अंदर हमेशा चीज़ों का ध्यान रखिए कि आपने जो भी मसाज करनी है नीचे से ऊपर की तरफ करनी है। तो आप अपने हाथ में थोड़ा सा कोई भी क्रीम ले सकते हैं, कोल्ड क्रीम ले सकते हैं, वैसलीन ले सकते हैं, पेट्रोलियम जेली ले सकते हैं, कोई भी चीज़ आप लेना चाहें वो उसको ले सकते हैं। अगर आप नहीं लेना चाहते हैं, अगर समर का मौसम है और आप कुछ यूज़ नहीं करना चाहते, तो आपने कुछ नहीं करना, आपने अपने सिर्फ हाथ से इसे नीचे से ऊपर की तरफ मसाज करनी है। जब आप खाली बैठे हो हमेशा नीचे से ऊपर की तरफ मसाज करना शुरू करते हैं। ये हम नीचे से ऊपर मसाज इसलिए करते हैं क्योंकि ग्रेविटी की वजह से फेस हमारा नीचे की तरफ जा रहा होता है, टेढ़ा हो रहा होता है नीचे की तरफ। तो हम उसके रिवर्स डायरेक्शन में काम करते हैं कि हमारा जो फेस जो नीचे की तरफ लटकता जा रहा है वो ऊपर की तरफ आना शुरू करते हैं। इस तरह से क्या होता है कि आपकी फेस की मसल्स को ऊपर जाने के लिए स्ट्रेंथ मिलनी शुरू होती है और उसमें हमें फ़ायदा देखने को मिलता है। फेशियल पैरालिसिस के ऐसे केसेस जिनके अंदर फेशियल पैरालिसिस पुराना हो चुका हो, जिन्हें बहुत ज़्यादा टाइम हो चुका हो, एक रेयर इंसिडेंस होता है। मैं चाहता हूं कि आप एक ऐसे पेशेंट से मिले जिनका फेशियल पैरालिसिस 10 साल पुराना था और जिसकी साइंस इंजीनियरिंग ने मदद की और विद इन अ मंथ और 2 उनके अंदर इतने चेंजेस आए कि वो बिल्कुल पहले की तरह हुए। उससे ना सिर्फ उनके अंदर कॉन्फिडेंस बिल्डअप होना शुरू हुआ, जो उनको लगता था कि ये बीमारी ठीक नहीं हो सकती, जहाँ वो डिफरेंट जगह गए, डिफरेंट जगह हॉस्पिटल जाके ट्रीटमेंट लिया, जहाँ से जब हर जगह से निराश हुए तो किस तरह से साइंस इंजीनियर ने उनकी मदद की आप खुद देखिए। मानक लाल जी को 10 साल पहले फेस का पैरालिसिस हुआ था, जिसे बेल पैल्सी भी कहा जाता है। तो मैं चाहता हूं कि आप मानिक लाल जी से मिले और जाने कि उन्होंने अपनी ज़िंदगी में क्या क्या फेस किया इस फेस के पैरालिसिस से। तो मानिक लाल जी ये आपको कब हुआ था? ये 10 साल पहले हुआ था। 10 साल पहले हुआ था। तो उस टाइम में स्थिति क्या थी, क्या काम करते थे उस टाइम में? उस टाइम मैं पढ़ता था गांव में। अच्छा, अचानक से हो गया था। तो क्या मतलब एकदम कैसे क्या देखने को मिला था आपको? अचानक एक पहले तो मेरा कान दर्द हुआ। अच्छा। और सोने से ये मेरी आंख बंद नहीं होती थी, खुली रहती थी। और खाना भी नहीं खा पाते थे और पानी भी पीते थे तो गिर जाता था। और ये पूरा मतलब बंद नहीं होता, ऐसे लटका रहता था। और फिर 10 साल में कहाँ इलाज करवाया आपने? मैं 3 महीने तो गाँव में करवाया था, वैसे आयुर्वेदिक दवाई। फिर अंग्रेजी वाली 2 महीने करवाया था, जिसमें 2 महीने फिजियोथेरेपी भी करवाई थी। फिर उसके बाद यहाँ आ गए दिल्ली में। अच्छा, तो दिल्ली आके इलाज नहीं लिया? नहीं, यहाँ पे लिया था, 3-4 महीने करवाया था बैच। अच्छा, फिर कोई आराम मिला? नहीं, उससे कोई फ़र्क नहीं मिला। तो 10 साल पुराने में आपने काफ़ी कुछ सहा होगा अपनी ज़िंदगी के अंदर। तो जब फेस का अक्सर लकवा होता है तो ज़िंदगी में बहुत कुछ ऐसा होता है जो आपको शर्मिंदगी में महसूस करनी पड़ती है। कैसे मतलब क्या ज़िंदगी बदल गई थी उसके बाद? उस टाइम से मैं सबके साथ हंस बोल नहीं पाता था। अच्छा। सबके बीच में खड़े होके फिर वहाँ से अलग चले जाते थे, जहाँ 10 आदमी इकट्ठा होते वहाँ से अलग ही चले जाते, क्योंकि हंसने से ना मेरी ये कान की ये बंद हो जाती। अच्छा। हंसने से, उसके पहले नहीं बंद। तो लोगों ने कुछ कहा भी? मेरे सामने तो नहीं कहते थे, लेकिन पीठ पीछे कहते थे कि काना है, मुँह टेढ़ा है, ये सब। अच्छा, तो शादी हो गई आपकी? हाँ जी, हो गई। तो शादी में कोई दिक्कत महसूस हुई थी? नहीं, वहाँ पे तो इतना गौर नहीं किया था, क्योंकि वहाँ सीधे साधे। अच्छा, ठीक है। और बच्चे हैं आपके? हाँ जी, 2 बच्चे हैं। अब साइंस इंजीनियरिंग में कितना टाइम हुआ दवाई लेते हुए? 1 महीना हो गया। और 1 महीने में ज़िंदगी कैसे बदल गई?
1 महीने में ज़िंदगी तो बदल ही गई, क्योंकि अब सबके साथ बैठ के बातें भी कर सकते हैं, अच्छा, हंस बोल भी सकते हैं। और कॉन्फिडेंस आया वापस? हाँ जी। अच्छा लगता है खुद हाँ, को? एक अच्छा महीने लगता के है। अंदर जो 10 साल पुराना लकवा था वो खत्म हो गया, हाँ जी। तो आप कॉन्फिडेंस फील करते हो? हाँ जी, कॉन्फिडेंस फील करता हूँ जब भी तो यहाँ दवाई लेने। काम में क्या बदलाव हुआ? काम में कोई बदलाव आया? काम में तो बदलाव है ही है। इतने सारे लोग अगर आपके नीचे काम करते हैं, हाँ। सिलाई वाले काम करते हाँ हैं, जी। उनमें अब आया कि होल्ड? उन्हें तो अभी पता नहीं है, क्योंकि वो भी बोल नहीं पाते कि दवाई ला रहे हो कि नहीं, लेकिन फ़र्क है उनको भी दिख पता। रहा है, हाँ, दिख रहा है उनको। हाँ। मगर एक होता है ना कि कॉन्फिडेंस होता है तो सामने वाले को आप बात कर लेते हो, उससे हाँ जी। झिझकते नहीं हो, हाँ। तो वो फील हो रही है आपको अपने अंदर? हाँ, क्योंकि पहले तो बात भी नहीं करता, वैसे पैसे लेने के लिए खाली जाते थे, अच्छा, मालिक से बात भी नहीं करते, वैसे बात हो जाती है आप तो। अच्छा। हाँ। अब अपनी बात हाँ। सामने रखने में दिक्कत नहीं होती होगी, नहीं। अब मालिक को भी कह सकते हो? पहले मालिक से फेस टू फेस नहीं बात करते थे, अच्छा, एक तरफ जाके जब भी बोलते थे, अच्छा, क्योंकि वो समझ ही नहीं पाते थे। अच्छा। तो आवाज़ भी तो साफ, आवाज़ तो साफ थी? साफ, हाँ, इतना नहीं साफ थी कि 1-2 बारी जरूर बोलना पड़ता है किसी बात को। अब तो नहीं है ऐसी अब दिक्कत? तो नहीं। 1 महीने में आवाज़ भी सुधर गई और फेस भी सीधा हो गया हाँ सारा का सारा? ठीक है। तो बाकी जो आपके जैसे भाई बहन होते हैं जो दुनिया के दूसरे दूसरे कोनों में बैठे हुए हैं, उनको कुछ कहना चाहोगे? मैं तो यही कहूँगा कि ज़िंदगी जैसे परेशान होके, अगर परेशान है तो यहाँ से दवाई लें या ठीक हो। अच्छा, अच्छा, परहेज क्या कह दिया आपने? परहेज तो काफ़ी है, बता दो, कोई बात नहीं, जितना परहेज है सारा बता दो। ये खट्टाई अचार, और ये खट्टाई अचार, मिठाइयाँ भी है, अच्छा, मिठाई, अरहर की दाल, चावल, टमाटर, ढेर सारे। एक बार ना फेस अपना आई ऊपर करो, दूसरी भी करने की कोशिश करो, हंसो। अच्छा, और एक बार ऐसे भौं ऊपर चढ़ाओ दोबारा से। ठीक है, एक बार मुंह टेढ़ा करो, इस तरफ उस तरफ करो। हाँ, ठीक है। और पानी पीने में दिक्कत तो नहीं? अब पानी पीने में नहीं दिक्कत है, खाना खाने में कोई दिक्कत होती अब है? नहीं दिक्कत। पहले तो इधर से खा नहीं पाते थे, इधर खाते थे फंस जाता था। फंस जाता था। हाँ जी। और क्या दिक्कत महसूस कर रहे थे उस टाइम में? उस टाइम तो पहले तो सबसे ज़्यादा दिक्कत थी, ये आंख बंद नहीं होती थी, सोने से पानी निकलता था, जैसे सो जाते हैं ना, पानी निकलता रहता था, लेकिन अब नहीं। अच्छा, तो आपने अंग्रेजी जब इलाज करवाया था तो डॉक्टर ने क्या बोला था, क्या हुआ था? वहाँ पे बोला कुछ नहीं था, खाली वो दवाई लिखे थे। अच्छा। हाँ, दवाई लिखे थे और फिजियोथेरेपी कराने के लिए लिखे थे। कितना टाइम चला? 3 महीने चला। 3 महीने में? 3 महीने में 3% का भी आराम आया? नहीं, नहीं आया। जो वैजी याद है, वैजी ने क्या दिया था? वैद्य जी पाउडर देते सफ़ेद, उसमें कुछ था नहीं, दिखा नहीं। दिखा नहीं? क्या कहते थे कि अब कब तक ठीक हो जाएगा? वो तो खाली यही बोलते थे, हाँ फ़र्क पड़ रहा है। 3-4 महीने खाया था दवाई, और आराम नहीं आ रहा था? नहीं। चलो, बच्चे कुछ कहते हैं आपकी ज़िंदगी में? बच्चे हैं आपके? हाँ, बच्चे क्या बोलते हैं? पापा ठीक हो गए, कुछ बोलते हैं? तो वो हाँ बोलते हैं कि पहले से फ़र्क है। पहले से हाँ। और वाइफ क्या बोलती हैं? वो भी बोल रहे थे कि हाँ कल दवाई लाना, वहाँ से आराम मिल जाए। अच्छा, तो आपका फेशियल पैरालिसिस हो सकता है कि बहुत पुराना हो, मगर जब तक हम नर्व पे काम नहीं करते, जो फेशियल नर्व है उस पे काम नहीं करते, जो इस बीमारी की जड़ है, तब तक पेशेंट के अंदर आराम देखने को नहीं मिलता। अगर कोई पेशेंट ये सोचता है कि अगर उसका फेशियल पैरालिसिस पुराना हो चुका है और वो सिर्फ मसल्स की एक्सरसाइज कर अपने फेशियल मसल्स को फेशियल पैरालिसिस को ठीक कर सकता है, तो वो सबसे बड़ी गलती कर रहा है। तो अगर एक फेशियल पैरालिसिस का पेशेंट जिसका पैरालिसिस पुराना हो चुका है, काफ़ी लंबा टाइम हो चुका है, और वो ये सोचता है कि सिर्फ एक्सरसाइज कर लेने से उसका फेशियल पैरालिसिस किसी ना किसी दिन ठीक हो जाएगा, तो ये उसकी सबसे बड़ी भूल होती है। अगर आपका फेशियल पैरालिसिस 1-2 साल पुराना हो चुका है, आप सारी एक्सरसाइज रोज़ करते हैं, आप सारी मेडिसिन लेते हैं और आपको अपने अंदर चेंजेस नज़र नहीं आ रहे, दैट मीन्स जो भी आप ट्रीटमेंट ले रहे हैं, जो भी आप एक्सरसाइज कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं तो फेल हो रही हैं, तभी तो आपको रिजल्ट्स पूरी तरह से नहीं मिल पा रहे, आप पूरी तरह से ठीक नहीं हो पा रहे। तो आपको ज़रूरत है अपने नर्व पे काम करने की। फेशियल नर्व जहाँ पर दिक्कत आई है, जहाँ पर इन्फ्लेमेशन आई है, जो सही तरीके से अपनी मसल्स को मूव नहीं कर पा रही, वहाँ पर काम करने की ज़रूरत है। तो जब आप बीमारी की जड़ पे जाके काम करते हैं, फेशियल नर्व पर जाके काम करते हैं, तो जो आपको जो रिजल्ट्स हैं वो बहुत तेज़ी से देखने को मिलते हैं, जैसे आपको मैंने इस केस के अंदर दिखाया। तो अगर आपके माइंड में कोई भी डाउट है, कुछ भी पूछना चाहते हैं फेशियल पैरालिसिस से रिलेटेड, तो नीचे दिए हुए नंबर पर कॉल कर साई संजीवनी के डॉक्टर से आप फ्री ऑफ कॉस्ट कंसल्टेशन ले सकते हैं। आप अपॉइंटमेंट लेकर मुझसे भी आकर मिल सकते हैं। अब इसी के साथ आप सभी से मैं चलने के आगे चाहूँगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।